पहली बार जियोपॉलिटिक्स को लेकर कोई मीम देखा है जिसकी टाइमिंग एकदम परफेक्ट बैठ रही है। जैसा कि आपको भी पता होगा कि लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली ने बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को परिवार से बेदखल करके आरजेडी पार्टी से भी 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। फैमिली कोर्ट में डिवोर्स का केस पेंडिंग है और इस बेवकूफ ने अनुष्का यादव नाम की एक लड़की से चोरी छुपे शादी भी कर दी है। हमें तो खैर इनकी करप्ट फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन भारत के क्रिएटिव लोगों ने इस इंसिडेंट को भी जियोपॉलिटिक्स से जोड़ दिया है और इसमें डोनाल्ड ट्रंप को घुसा दिया है। ऑन अ लाइटर नोट, पिछले कल भारत की सोशल मीडिया साइट्स के ऊपर ये पिक्चर काफी वायरल चल रही थी। डोनाल्ड ट्रंप बीच में बैठे हैं एंड एक साइड के ऊपर उनके लालू प्रसाद यादव हैं और दूसरी साइड के ऊपर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव दिखाए गए हैं। ये तो खैर एआई जनरेटेड पिक्चर है, लेकिन ये पिक्चर शेयर और रीट्वीट करके भारत के लोग डोनाल्ड ट्रंप से डिमांड कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवा दिया था, सेम उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव के बीच भी मीडिएशन करनी चाहिए और ट्रेड का सहारा लेते हुए यानी व्यापार का सहारा लेते हुए इनके बीच की नाराजगी को दूर करना चाहिए। कुछ लोग तो ये पिक्चर शेयर करते हुए मजाक कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान का झगड़ा सॉल्व करने के बाद अब डोनाल्ड ट्रंप लालू प्रसाद यादव और तेज प्रताप यादव का झगड़ा सुलझाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं एंड इसका पूरा क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाना चाहिए। इसके साथ ही कुछ लोग मजाक कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने सक्सेसफुली मीडिएशन कंप्लीट कर दी है और वो जल्द अनाउंस करने वाले हैं कि लालू और तेज प्रताप यादव के बीच की सारी गलतफहमी दूर हो गई है और इसका क्रेडिट डोनाल्ड ट्रंप को जाता है। ये तो खैर मजाक था, लेकिन और कई सारी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत एंड कनाडा के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि खालिस्तान इशू और हरदीप सिंह निज्जर वाले केस के कारण जस्टिन ट्रूडो के समय भारत और कनाडा की गवर्नमेंट के बीच सभी डिप्लोमेटिक चैनल्स बंद हो गए थे। दोनों देशों के बीच मिनिस्टर्स लेवल की सारी मीटिंग, फोन कॉल्स और अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब कनाडा में नई गवर्नमेंट बनने के बाद वहां से काफी अच्छा रिस्पॉन्स आते दिखाई दे रहा है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को कॉल की और दोनों के बीच पहली टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है, जिसके बाद कनाडा की विदेश मंत्री ने कहा है कि वो भारत के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, शेयर्ड प्रायोरिटीज और बायलैटरल टाइज को मजबूत करने के ऊपर काम करने के लिए इच्छुक है। यानी कनाडा की नई गवर्नमेंट भारत के साथ रिलेशंस को दोबारा से रीस्टार्ट करना चाहती है। नेक्स्ट मंथ 15 से 17 जून के बीच कनाडा के अंदर वहां पर G7 समिट होना है, जिसमें G7 सदस्य देशों के सभी लीडर्स को यानी कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर्स को वहां पर इनवाइट किया जाएगा। अगर पिछले 7-8 समिट्स को देखा जाए तो उन सब में G7 कंट्रीज ने हर साल प्रधानमंत्री मोदी और भारत को इनवाइट किया था। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि कनाडा में जो ये नई गवर्नमेंट आई है क्या ये भारत को इनवाइट करती है या फिर नहीं, और यहीं से पिक्चर क्लियर होगी कि भारत और कनाडा के रिलेशंस कितने जल्दी इंप्रूव होते हैं। हरदीप सिंह निज्जर के केस के कारण कनाडा और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस भी फेल हो गई थी, वो भी दोनों देशों को रीस्टार्ट करनी है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में कमर्शियल पायलट बनने की रिक्वायरमेंट्स को लेकर। अभी तक क्या था कि भारत में कमर्शियल पायलट बस वही बन सकते थे जिन्होंने 11th और 12th क्लास में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट मैंडेटरी रखे हों। यानी कि भारत में अभी तक कमर्शियल पायलट्स साइंस के स्टूडेंट्स ही बन पाते थे। आर्ट्स और कॉमर्स स्ट्रीम वाले स्टूडेंट्स को कमर्शियल पायलट बनने की परमिशन ही नहीं थी, लेकिन अब इस रूल को खत्म करने का फैसला किया गया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। DGCA यानी कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एविएशन मिनिस्ट्री को अपनी तरफ से नोट दे दिए कि कमर्शियल पायलट्स बनने के लिए जो भारत के अंदर 11th और 12th में फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट मैंडेटरी थी उसको हटा दिया जाए। अब कॉमर्स और आर्ट्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी कमर्शियल पायलट्स बन सकेंगे और कमर्शियल पायलट्स के लाइसेंस के लिए जो एग्जाम और कोर्सेज होते हैं उसके लिए एलिजिबल होंगे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन द्वारा अप्रूव्ड कुछ एग्जाम्स होते हैं, वो पास करने के बाद ही भारत में कमर्शियल पायलट्स का लाइसेंस मिलता है। पहले तो आर्ट्स और कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स ये एंट्रेंस एग्जाम दे ही नहीं पाते थे, लेकिन अब एलिजिबल होंगे। यानी अगर प्रतिभा है तो आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के, आज के बाद आप भी कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत के क्रूड ऑयल रिजर्व्स को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि मुंबई के ऑफशोर्स के ऊपर ONGC को ऑयल एंड गैस के नए रिजर्व्स मिले हैं। कंपनी का कहना है कि ये रिजर्व्स तो नए हैं, लेकिन इनकी डिस्कवरी उन ब्लॉक्स के अंदर हुई है जो उनको पहले ही अलॉट कर दिए गए थे। ONGC यहाँ से पहले भी ऑयल और गैस निकाल रही है। अब होता क्या है कि जब एक जगह के ऊपर ऑयल और गैस के रिजर्व्स मिलते हैं तो सेम ब्लॉक में उसके आसपास और भी ऑयल वेल ड्रिल करके पोटेंशियल रिजर्व्स की खोज होती है। जब एक ऑयल वेल खत्म हो जाता है तो दूसरा ड्रिल किया जाता है। वेल्स के अंदर भी काफी सारे जोन्स होते हैं और 1 by 1 ये पूरा प्रोसेस चलता है। ONGC ने तो खैर अभी ये बताया नहीं है कि उनको यहाँ पर कितने वर्थ के रिजर्व्स मिले हैं। अब ये जो मुंबई ऑफशोर है ये मुंबई तट से करीब 160 किलोमीटर की दूरी के ऊपर अरेबियन सी में स्थित है और यहीं पर भारत की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी ऑयल और गैस की फील्ड्स हैं।
वैसे तो भारत के पास कम ही है, लेकिन जितने भी हैं उनमें सबसे बड़ी यहीं पर सिचुएटेड है। इसलिए यहाँ पर मुंबई ऑफशोर के ऊपर बीच बीच में ऐसे नए रिजर्व्स की डिस्कवरी होती रहती है। लेकिन ये नई डिस्कवरी ऐसी नहीं है कि ये बहुत ही ह्यूज हो और कल को हमें रशिया या फिर अरब कंट्री से क्रूड ऑयल परचेज करने की जरूरत ही नहीं हो और भारत का इंपोर्ट बिल में 10 से 15 या फिर 20 से 30 बिलियन डॉलर ही बच जाए। हाँ, लेकिन ये गुड न्यूज है कि भारत का डोमेस्टिक आउटपुट कुछ हद तक तो जरूर बढ़ेगा और वो कहावत भी है, बूंद बूंद से तालाब भरता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत की एक और अचीवमेंट के बारे में, जिसके बाद हम अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होंगे। दरअसल भारत का जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, जो मौसम विभाग को संभालता है, वो आज तक वेदर फोरकास्टिंग के लिए ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता था, जिसको अमेरिका ने डेवलप किया था। भारत सरकार के एमडी डिपार्टमेंट ने इसको भारत के रीजन के लिए कस्टमाइज किया था, लेकिन जो बेस सिस्टम है वो ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट है, जो अमेरिका ने डेवलप किया है। अभी जो वेदर फोरकास्टिंग सिस्टम होते हैं, इनके भी कई सारे मॉडल्स होते हैं एंड ऑब्वियस सी बात है कि अमेरिका सबसे एडवांस सिस्टम तो बाकी देशों को देगा नहीं। इसलिए ये जो ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम अमेरिका द्वारा ग्लोबली प्रोवाइड किया गया था, ये काम तो ठीक करता है, लेकिन इसमें भी कई सारी लिमिटेशंस हैं और कमियां हैं, जिसके कारण इसकी एफिशिएंसी कम थी। सबसे पहले तो इसकी अपडेट फ्रीक्वेंसी 6 घंटे की है, यानी 6 घंटे के बाद इसमें वेदर अपडेट मिलती है। क्लाउड्स की रीपोजिशनिंग और रिलेटेड डेटा 6 घंटे के बाद अपडेट होता है। इसके साथ ही इसका रेजोल्यूशन भी 25 से 50 किलोमीटर की रेंज का है, यानी ये 25 से 50 किलोमीटर के एरिया के लिए सेम डेटा शो करता है, क्योंकि ज़्यादा एक्यूरेट और रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए ज़्यादा सैटेलाइट्स और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं। 25 से 50 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के कारण भारत के कई गाँव और छोटी छोटी सिटीज़ का एक्यूरेट डेटा मिल ही नहीं पाता था। ऊपर से भारत का जो मानसून है, भारत का जो वेदर और रेन पैटर्न है, उसके लिए ये ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता था। अब भारत तो पिछले 70-80 साल से इसी ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम को मॉडिफाई करके इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन हमें चाहिए था और भी एक्यूरेट डेटा, जो कि रियल टाइम डेटा हो और इंडियन ओशन के पैटर्न और खास तौर पर भारत के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता हो, हमारे आसपास के रीजन के वेदर पैटर्न की मॉनिटरिंग अच्छे से करता हो। और यहीं से शुरुआत हुई भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट की, जो भारत का स्वदेशी और पूरी तरह से मेड इन इंडिया फोरकास्टिंग सिस्टम है। साल 2021 में भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। आईएमडी ने आईआईटीज और इसरो के साथ मिलकर इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया था और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि 4 साल के अंदर आईएमडी और भारत सरकार ने भारत फोरकास्टिंग सिस्टम की डेवलपमेंट, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आज इसको लॉन्च कर दिया है। सबसे बड़ी गुड न्यूज ये है कि ये ग्लोबल फोरकास्टिंग सिस्टम से कई गुना एडवांस्ड है। ये 2 किलोमीटर से 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के ऊपर काम करेगा। कहाँ पर वो 25 से 50 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के ऊपर काम करता था और कहाँ पर जो हमारा भारत का स्वदेशी फोरकास्टिंग सिस्टम है, ये 2 से 6 किलोमीटर के रेजोल्यूशन के ऊपर काम करेगा। इसके साथ ही ये रियल टाइम वेदर फोरकास्टिंग करेगा, यानी 6 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अब छोटे छोटे गांव और सिटीज के छोटे छोटे इलाके को लेकर भी एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग हो सकेगी, यानी एक्यूरेसी अब काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। पहले 6 घंटे तक वेट करना पड़ता था, उसके बाद जाकर कहीं डेटा रिफ्रेश होकर मिलता था। अब तो रियल टाइम में सारी मूवमेंट का पता चल जाएगा। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि भारत फोरकास्टिंग सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के फीचर से भी लैस है, यानी जो भी वेदर फोरकास्टिंग डेटा होगा उसके ऊपर ट्रेनिंग होगी और नेक्स्ट टाइम प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग के लिए पिछले डेटा का इस्तेमाल करके आंसर मिलेगा। अब ये भारत के लिए सिर्फ साइंटिफिक अपग्रेड नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर, क्रॉप्स आउटपुट, उसके बाद डिफेंस, वॉर्स यानी कि युद्ध के समय प्लानिंग करने, डिजास्टर मैनेजमेंट और इसके साथ साथ कई चीज़ों में मौसम की सही प्रेडिक्शन करना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए ये भारत फोरकास्टिंग सिस्टम भारत की बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है, जिसके लिए हमें इसरो और आईआईटीज के ऊपर गर्व होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अब हम किसी भी फॉरेन सिस्टम या फिर अमेरिका या यूरोप के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होंगे। भारत का अपना मॉडल भारत के क्लाइमेट के लिए भारत के डेटा के ऊपर ट्रेंड होगा। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और श्रीलंका को लेकर। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि अचानक से रेन्स यानी बारिश आने के कारण श्रीलंका के शोर्स के ऊपर जमा सारा सॉल्ट के सभी डिपॉजिट्स पूरी तरह से धुल गए थे, जिसके कारण श्रीलंका में अचानक से नमक की शॉर्टेज हो गई है। डिमांड हाई और सप्लाई कम होने के कारण श्रीलंका में नमक की कीमतें 145 से 150 रुपीस पर केजी तक चले गई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने मदद मांगी भारत से। और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत सरकार ने श्रीलंका की मदद करते हुए 3050 मैट्रिक टन का सॉल्ट यानी कि सॉल्ट की कंसाइनमेंट श्रीलंका को भेज दी है, जिसके बाद श्रीलंका में नमक की कीमतों के ऊपर थोड़ी लगाम लगेगी। अब श्रीलंका ने तो लिटरली भारत का नमक खा लिया है। आई होप कि फ्यूचर में श्रीलंका कल को चाइना की गोद में बैठकर भारत के साथ नमक हरामी ना करे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत में शरण ले रही शेख हसीना को लेकर। दरअसल बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने भारत से रिक्वेस्ट की थी कि शेख हसीना की पब्लिक स्टेटमेंट्स और इंटरव्यू के ऊपर भारत में रोक लगा दी जाए। इससे बांग्लादेश के अंदर तनाव की स्थिति पैदा होती है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि मोदी सरकार बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की कोई बात मानने के मूड में है।
दरअसल पिछले कल शेख हसीना ने बांग्लादेश की कंडीशन के ऊपर दोबारा से एक स्टेटमेंट रिलीज की है, जिसमें शेख हसीना ने कहा है कि अमेरिका शुरुआत से ही सेंट मार्टिन्स आइलैंड का कंट्रोल चाहता था, लेकिन मेरे पिता शेख मुजीबुर रहमान ने अमेरिका की डिमांड्स नहीं मानी और पावर में रहने के लिए देश को कभी धोखा नहीं दिया, ना कभी देश को बेचा। लेकिन ये प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस जो टेररिस्ट के सपोर्ट से पावर में सीज करके आया है, ये बांग्लादेश को अमेरिका के हाथों बेच रहा है। हमने बांग्लादेश के लोगों को आतंकवादियों से बचाया था, एक हमले के बाद ही हम उनको गिरफ्तार करते थे, लेकिन आज बांग्लादेश की जेलें बिल्कुल खाली हो गई हैं, सारे आतंकवादियों को छोड़ दिया गया है और वही आज बांग्लादेश के ऊपर राज कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रगल और संघर्ष करने के बाद हमने जो बांग्लादेश का कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान बनाया था, आज ये मिलिटेंट लीडर यानी कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस उसके ऊपर इलीगली और गैर कानूनी तरीके से कब्जा करके बैठ गया है। इसके पास ना कोई लोगों का मैंडेट है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। चीफ एडवाइजर की पोस्ट का कोई बेसिस ही नहीं है और ये एग्जिस्ट ही नहीं करती है, लेकिन ये फिर भी इलीगल तरीके से बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के बांग्लादेश में कानूनी फेरबदलाव कर रहा है, कानून बदल रहा है, बड़े बड़े फैसले कर रहा है, जिसका इसको कोई भी अधिकार नहीं है। शेख हसीना ने बांग्लादेश के लोगों से अपील की है कि प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के खिलाफ आवाज उठाई जाए। नेक्स्ट अपडेट आ रही है सुब्रमण्यम स्वामी को लेकर। दरअसल सीनियर बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने अगेन भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर को टारगेट किया है और कहा है कि अब समय आ गया है कि जयशंकर सर को या तो खुद ही विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए या फिर जयशंकर सर को सैक कर देना चाहिए, यानी कि डिसमिस करके मंत्री पद से हटा देना चाहिए। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या जयशंकर सर देश के सबसे होनहार विदेश मंत्री हैं? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।